हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैं नीतीश सर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म मॉडर्न क्लासेस वे ऑफ ट्रूथ पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आ गए हैं सेशन 2024 से 25 के लिए, जिसमें आपको सभी विषय की अलग अलग फैकल्टी यहाँ आपको पढ़ाएगी, चाहे बिहार बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड हो। हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे बिहार बोर्ड का ओनली फॉर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यहाँ पे आज हम लोग शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे हम लोगों को 10th क्लास में जो चीज़ें भी पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पहले देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स को शुरू करते हैं। फिजिक्स वो भी बिहार बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को इस फिजिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है, तो उसको पहले हम लोगों ने आज चर्चा कर लेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में जानेंगे और फिर एक एक करके विस्तार से सबके बारे में पढ़ते चले जाएंगे, वो भी एकदम कंटिन्यू। तो जो बच्चे अभी तक इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। जो हम लोगों को पहला हम लोगों का जो चैप्टर पढ़ना है वह पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम लोगों का जो दूसरा चैप्टर होगा वह होगा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, कलरफुल वर्ल्ड एंड ह्यूमन आई। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। इसके बाद हम लोग चौथा जो चैप्टर पढ़ेंगे वह हम लोगों का होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों का चैप्टर होगा वो होगा ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। और जो हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा और बायोलॉजी में भी आएगा। उस चैप्टर का नाम होगा हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस फिजिक्स के सब्जेक्ट में आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दूसरा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, तीसरा विद्युत धारा, चौथा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और पांचवा जो होता है वह ऊर्जा के स्रोत। और लास्ट में हम लोग बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। अब यहाँ बात आई जो ये फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 2 भाग कहने का मतलब कि वो 2 भाग कौन कौन सा होगा, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये पहले हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ेंगे परावर्तन और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अपवर्तन। तो अगर देखा जाए तो इस जो फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा उसमें 2 चैप्टर हो गए, एक प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। फिर जो दूसरा चैप्टर है हमारा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार,
तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम लोग पढ़ लेंगे मानव नेत्र के बारे में, यानी कि कहने का मतलब कि जो ये हमारी प्यारी प्यारी सी दो आंखें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कैसे वर्क करती है, कैसे देखती है, कैसे इसकी संरचना होती है, कैसे वर्क करती है। उसके बाद पढ़ेंगे प्यारा सा चैप्टर रंग बिरंगा संसार, यानी कहने का मतलब कि ये जो संसार हमारा इतना प्यारा दिखाई देता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर विद्युत धारा, उसके बाद विद्युत धारा के प्रभाव से ही जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं और हमारा पर्यावरण क्या है। तो आइए हम लोग आज थोड़ा सा इसमें चर्चा करते हैं। जो फिजिक्स ओनली फॉर जो बिहार बोर्ड के लिए होगा, टॉपिक होगा हमारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, तो यहां आप लोग को दिख रहा है कि प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर लेंगे कि प्रकाश क्या है। तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करेंगे। अभी इस सेशन में कौन कौन से हम लोगों का टारगेट होगा, क्या कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला जो हम लोग का टॉपिक होगा वह होगा प्रकाश, यानी प्रकाश बोले तो लाइट। उसके बाद जो हम लोग का दूसरा टॉपिक होगा प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोग का जो तीसरा टॉपिक होगा वह होगा किरण, वह होगा किरण। और हम लोग का जो चौथा टॉपिक होगा वह होगा प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो यानी कहने का मतलब कि प्रकाश क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि हम रात के अंधेरे में किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। इसका सीधा और सिंपल सा फंडा है, क्योंकि रात के अंधेरे में हमें किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं होती है, लाइट्स नहीं होती है, इसीलिए हमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता है, वह दिखाई नहीं देता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर कहने का मतलब कि किसी वस्तु को हमें देखना है तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट्स की आवश्यकता होती है। तो लाइट्स हम क्या कह सकते हैं कि लाइट्स, सबसे पहले बात तो लाइट्स एक ऊर्जा का रूप है, यह एक ऊर्जा का रूप है। और यह क्या कार्य करता है, तो यह किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। तो यानी कहने का मतलब कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक हो गया जो हमें किसी वस्तु को देखने में ये हमारी मदद करता है। अब आई बात की ये जो प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, वह क्या क्या होते हैं। तो जो सर्वप्रथम प्रकाश की प्रॉपर्टीज होती है कि जो प्रकाश होता है वह जब कभी भी ट्रेवल करता है, यानी जब कभी भी गमन करता है, तो वह हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करने का मतलब कि ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही जाएगा। अगर हम सोचे कि अगर हम यहां से टॉर्च का डायरेक्शन कर रहे हैं, तो अगर मान लो हम पूरब से टॉर्च जला रहे हैं तो उसकी लाइट पश्चिम ही जाएगी, उत्तर और दक्षिण की तरफ नहीं जाएगी। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, गमन करती है, चलती है। उसके बाद जो हम लोग का दूसरा इस प्रकाश का प्रॉपर्टीज होता है
कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी कहने का मतलब कि प्रकाश से भी हमको एनर्जी मिलती है। जो पृथ्वी पे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है वो होता है सूर्य, यानी पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है सूर्य। और सूर्य से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? तो सूर्य से हमको मिलता है सौर ऊर्जा मिलता है, जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक कार्यों में बहुत सारे क्षेत्रों में करते हैं। जैसे इसका उपयोग सौर पैनल बनाकर के किया जाता है। तो इसका दूसरा जो प्रॉपर्टीज हो गया कि ये प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का एक रूप होता है। उसके बाद एक इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि प्रकाश को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कहने का मतलब कि सिर्फ प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला कोई स्रोत होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, इसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब माध्यम क्या चीज होती है? तो यानी कहने का मतलब कि ये जो माध्यम होता है, जैसे अभी हम यहां बोल रहे हैं तो हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकल रही है वह ध्वनि किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही आपके कानों तक पहुंच रही है। यानी कहने का मतलब कि अभी ये जो माध्यम का कार्य कर रही है वक्ता और श्रोता के बीच, वह कार्य करती है हमारा वायु कार्य करती है। तो कहने का मतलब कि अगर वायु नहीं होगा, कहने का मतलब कि जिस क्षेत्र में हवा की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं निर्वात। क्या कहा जाता है? निर्वात कहा जाता है, यानी वैक्यूम कहा जाता है। तो जहां पे वायु की मात्रा नगण्य होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो अब ये जो निर्वात होता है तो उस निर्वात में कोई भी मीडियम नहीं होता है, कोई माध्यम नहीं होता है, फिर भी इस निर्वात में प्रकाश गति करती है, क्योंकि प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इस निर्वात में अगर हम कितना अधिक चिल्ला करके बोले तो पास बैठे व्यक्ति भी हमारे ध्वनि को नहीं सुन सकता है। क्यों नहीं सुन सकता है? क्योंकि वहां माध्यम के रूप में जो वक्ता और श्रोता के बीच में वायु वर्क करती है, कार्य करती है, वो वहां पे मीडियम नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश के गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो प्रकाश की गति होती है वह हवा या निर्वात में, तुम कह लो हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये बच्चों इस टॉपिक को याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना। ऐसा बिहार बोर्ड में फाइनल एग्जाम का ऐसा कोई सत्र नहीं, ऐसा कोई सन नहीं जिसमें यह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ लेगा कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी हवा जब भी निर्वात या वायु में गति करेगा तो ये 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर तक चला जाएगा। तो पहला हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में क्या देखे प्रकाश के गुण में, कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। तीसरा, प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ सोर्स रहना चाहिए। चौथा, हवा या निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और पांचवा, जो प्रकाश होता है वह एक चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। यानी कहने का मतलब कि तरंग, जैसे हम लोग देखे हैं तरंग का मतलब होता है लहरें, कंपन। तो ये प्रकाश की प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश जो होता है वह क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। तो यानी ये प्रकाश हम लोग देख लिए, प्रकाश की प्रॉपर्टीज देख लिए। अब हम लोग को जो दूसरा टॉपिक देखना है प्रकाश के स्रोत। तो यानी प्रकाश के स्रोत कहने का मतलब कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? तो जैसे सोचो कि प्रकाश के स्रोत कहने का मतलब कि वैसे वस्तु जो प्रकाश क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, जिनसे हमको प्रकाश प्राप्त होता है, वैसे ही वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं?
प्रकाश के स्रोत कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश को निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है, वैसे वस्तु को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। और ये जो प्रकाश के स्रोत जो होते हैं, वह प्रकाश के स्रोत दो टाइप के होते हैं। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रकाश के स्रोत में हम लोगों ने देखा कि वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अब ये जो प्रकाश के स्रोत होता है ना, वह दो टाइप्स के होता है। पहला जो होता है आत्मदीप्त, आत्मदीप्त या इसको प्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं। प्रदीप्त, आत्मदीप्त या प्रदीप्त वस्तु। दूसरा जो होता है वह अप्रदीप्त, अप्रदीप्त या इसका एक और नाम होता है दीप्तिमान, दीप्तिमान, और इसका एक और नाम होता है अदीप्तिमान, अदीप्तिमान, अदीप्तिमान। तो अब रही बात की आत्मदीप्त या प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो देखो ये तो प्रकाश के स्रोत हो गए। प्रकाश के स्रोत में हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्रकाश को क्या करता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो वैसे वस्तु को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। और ये जो प्रकाश के स्रोत की जो वस्तुएं हैं ना, उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट होता है दीप्त और दूसरा जो होता है अदीप्त। तो दीप्त और अदीप्त क्या होते हैं, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दीप्त वस्तुएं, यानी कहने का मतलब कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। यानी कहने का मतलब कि जिसमें खुद का प्रकाश होता है, वो किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, वैसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे वस्तु को हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब कैसे वस्तुएं हैं, तो ये सब जो वस्तुएं हैं वह दीप्त वस्तुएं हैं। यानी कहने का मतलब कि सूर्य क्या है, तो सूर्य में खुद का अपना प्रकाश होता है, ये किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं, दीप्तिमान वस्तु कहते हैं और प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब दूसरा जो है इसका अप्रदीप्त या अदीप्तिमान। तो कहने का मतलब कि जस्ट इसी का उल्टा सोच लो, यानी कहने का मतलब कि जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है बल्कि वे दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो वैसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु। आपसे एग्जाम्पल पूछता है कि बताओ चंद्रमा दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चंद्रमा होता है वह अदीप्त वस्तु होता है। चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। उसके बाद लकड़ी हो गया, बहुत सारी चीज जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो कहने का मतलब कि वैसे ऊर्जा के स्रोत जिसमें अपना प्रकाश होता है, वे दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, वैसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। और अदीप्त वस्तु क्या होता है, तो वे वस्तु जिसमें खुद प्रकाश नहीं होता है बल्कि वे दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो वैसे वस्तु को क्या कहा जाता है, अदीप्त वस्तु कहा जाता है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया प्रकाश, प्रकाश के स्रोत। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह नेक्स्ट टॉपिक होगा किरण। क्या होगा, किरण। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का बनेगा वह यहां से बनेगा किरण। तो यानी कहने का मतलब कि किरण क्या होता है, तो जैसे देखो जो किसी भी स्रोत से जब प्रकाश निकलता है ना,
तो वे तो एक सीधी रेखा में गति करते चलता है और सीधी रेखा में गति करते हुए भी अपना एक पथ बनाता है, रास्ता बनाता है। तो उसी रास्ते की जो दिशा होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण। यानी कहने का मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी प्रकाश का जो गमन पथ का जो दिशा होता है, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को क्या बोला जाता है, तो किरण बोला जाता है। अब बात होती है कि किरण पुंज, इसी के बाद टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है किरण पुंज, या इसका एक और नाम होता है प्रकाश पुंज। क्या होता है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि किरण पुंज और प्रकाश पुंज क्या होता है। तो कहने का मतलब कि किरणों का जो, जब प्रकाश की किरण एक से अधिक हो जाती है, यानी कहने का मतलब कि जब किरणों का समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी किसी भी स्रोत से जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलने लगती है, तो उसके ही समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। अब बात आती है ये किरण पुंज और प्रकाश पुंज कितने टाइप के होते हैं। तो ये किरण पुंज और प्रकाश पुंज जो होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो हमारा होता है वह होता है अभिसारी। क्या होता है, अभिसारी। दूसरा जो होता है अपसारी, अपसारी। और तीसरा जो होता है हमारा वह होता है समानांतर, समानांतर। अभिसारी को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसका इंग्लिश डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट। और इसको हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो अब बात आती है कि ये अभिसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग अपना एक औजार ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं, तो हम लोगों को उस ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस मिलता था। उस लेंस में हम लोग क्या करते थे बचपन में कि उसे प्रकाश जिस डायरेक्शन से आ रहा है उस डायरेक्शन में उस लेंस को क्या करते थे, लगा देते थे। तो जब उस लेंस को हम लगाते थे और लगाने के बाद उसे जब पेज की कॉपी पे रखते थे, तो वे सारे लाइट्स के किरणों को एकत्रित करता था और स्टोर करता था, और स्टोर करने के बाद उसे किसी पार्टिकल्स पॉइंट पे ही क्या कर देता था, मिला देता था। यानी कहने का मतलब कि अभिसारी प्रकाश पुंज को समझा जाए तो जैसे ये एक हमारा पार्टिकल्स पॉइंट हो गया, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, और यहां से भी प्रकाश की किरण आ रही है। तो आने के बाद ये क्या हो रही है कि किसी एक ही बिंदु पर आकर के क्या हो जा रही है, सारी की सारी प्रकाश की किरणें मिल जा रही है। तो उसी प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन, इसका प्रॉपर डिफिनेशन सुनेंगे कि भिन्न भिन्न दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरण जब एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाती है, तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जो बचपन में हम लोगों ने क्या किया था, उसका प्रैक्टिकली करते थे। उसके बाद ये जो अपसारी होता है, इसी अभिसारी का जो होता है वो रिवर्स होता है, उल्टा होता है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि जैसे मान लो हम लोग टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च से जो हमारी प्रकाश की किरणें निकलती है, वो किरणें निकल करके भिन्न भिन्न डायरेक्शन में, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो यानी कहने का मतलब कि जब किसी एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश
पुंज कहते हैं। ध्यान से समझना, अभिसारी में क्या होता है कि भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरण आएगी और आने के बाद एक ही बिंदु पे क्या हो जाती है, आकर के मिल जाती है। और अपसारी में क्या होता है कि वे एक बिंदु से निकलती है और एक बिंदु से निकल करके वे चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से प्रकाश की किरण निकलती है और निकलने के बाद वो क्या होती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब तीसरा जो होता है समानांतर प्रकाश पुंज, यानी कहने का मतलब कि वैसे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है, उसे हम लोग समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे एक लाइट्स आती है जिसको हम लोग लेजर्स लाइट बोलते हैं। उसमें क्या होती है कि तुम लोग देखो होगे कि उसमें जितने भी किरणें, एक ही किरण निकलती है और वे किरणें निकल करके एकदम सीधा जाती है, कहीं किसी भी दिशाओं में वे फैलती नहीं है। तो यानी कहने का मतलब कि वे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो अभिसारी समझ लिए, अपसारी समझ लिए, समानांतर समझ लिए। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। भाई, तो प्रकाश का परावर्तन होता ही आखिर क्यों हो, कैसे होता है, ठीक ना, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो जब हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो प्रकाश के परावर्तन से मिलकर लेकर के आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो कमेंट करें, हम उसे पूरी तरह से समझाने के लिए एक बार फिर से आ जाएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा तो, और लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी धन्यवाद।